बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान, लंदन से खुशामदीद। आज एक बार फिर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर जनाब आरिफ चौधरी साहब को ज़िम्मा दी है पाकिस्तान के कानूनी जो मुकदमात हैं जिन पर सारी कौम की नजरें हैं उन पर सर असल गुफ्तगू करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम शिराज साहब। सर ये फरमाइएगा कि साबिक फर्स्ट लेडी और इमरान खान की आलिया बुशरा बीबी के साबिक शोहर खाबर मलिका के हालिया इंटरव्यू के बाद इमरान खान की इद्दत या निकाह वाले मुकदमा जो इस वक्त अदालत में चल रहा है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे और इस इंटरव्यू को आप कैसे देख रहे हैं? शिराज साहब, पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी ऐसे प्रोग्राम के असरात जो प्रोग्राम आप करते हैं, कहीं टीवी पे कोई गुफ्तगू होती है, अदालत में चलते हुए केस पे उसके कोई असरात नहीं होते। अदालत में चलता हुआ केस जो है उसमें असरात सिर्फ उसी बयान के हो सकते हैं जो अदालत के सामने दिया जाए, बतौर गवाह के दिया जाए और या मुल्ज़म के तौर पर दिया जाए या मुद्दई के तौर पर दिया जाए। अदरवाइज़ ये सारी की सारी बातें जो है, ये इनकी एक कॉस्मेटिक हैसियत तो है जिस मकसद के लिए ये काम किया जा रहा है कि जितना हो सकता है उनकी ज़ात को परागंदा करने के लिए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो करने के लिए सारी चीज़ें इस तरह की लाई जाएँ, लेकिन इसका कोई असर जो है वो अदालत में चलने वाले केस पे नहीं होगा। इद्दत और निकाह का ये जो सारा केस है अदालत में अदरवाइज वो अपनी मिसाल आप है, ये कानूनी जुरिस्डिक्शन में इसकी कोई मिसाल मिलती है या ये उसी तरफ ही एक कदम है जिस तरह इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से माशरे के अंदर डिमोरलाइज किया जाए, उसी तरह का मुकदमा है? ये प्राइवेट मैटर है कि ये कानूनी उस जुरिस्डिक्शन में आता है, इसकी कोई लीगल कुछ एस्पेक्ट इसके बनते हैं? इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसकी वजह ये है कि इद्दत का ताल्लुक जो है बुनियादी तौर पर उस खातून के साथ है जिसने पहले निकाह से निकलने के बाद दूसरी जगह निकाह किया है, कि उसने यानी ये उसने बताना है कि उसने टाइम पूरा किया है जो वक़्फ़ा ज़रूरी था या नहीं किया। तो इसमें किसी और की कोई हैसियत नहीं है कि कोई शख्स जो है वो कैसे कह सकता है कि जनाब एक औरत जो है, हाँ, अगर डॉक्यूमेंटरीली ये बात साबित हो जाए कि जनाब पहला यानी तलाक फलां तारीख को हुई और उसके बाद इतने अरसे में निकाह हो गया, तो वो बात और है। यहाँ तो मामला सारे का सारा ज़ुबानी बयानों पर और क़ियाफ़ों पर, क़ियास-आराइयों पर मबनी है और वही मौलवी साहब जो पहले हक़ में बोल रहे, बाद में खिलाफ आके बोले, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये शर्मनाक चीज़ें सामने आती हैं कि जिनका कानून से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फिर अदालतों में अगर ये चीज़ें चलती हैं, तो अदालतों पे भी हैरानी होती है कि इस तरह के आम आदमी तो अगर कोई केस लेके जाता है, तो उसे कहा जाता है कि ये फ्रीविल लिटिगेशन है, इसमें हम वक़्त अपना ज़ाया नहीं कर सकते, हमारा वक़्त बहुत कीमती है। लेकिन वही कीमती वक़्त जो है वो इस तरह के फ़िज़ूल कामों में सर्फ़ हो रहा है। अब तो मैं नहीं समझता कि इसकी कोई हैसियत हो कानूनी। बस ये है कि चला रहे हैं इस तरह और मकसद सिर्फ़ एक है कि एक शख्स को और उसकी पार्टी को मैदान से आउट करना है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चूँकि हमारा माशरा मज़हब के मामले पर, दीन के मामले पर और फिर इस तरह के इक़दामात का बोझ बर्दाश्त नहीं करता और लोग ज़्यादा उनके जज़्बात मुश्तिल होते हैं। तो इस वज़ह से आप समझते हैं कि ये मुकदमा लॉन्च किया गया, ये बनाया गया। देखिए, बात ये है कि इसका आगाज़ ही ये जो कवानीन बनाए गए हैं मज़हब के नाम पर, वो मोटिवेटेड थे और अभी तक आप ये देखें कि जितनी भी कहीं अगर कोई सज़ा हुई है, तो उसके पीछे इस तरह के इल्ज़ामात के पीछे जो लोग थे उनका अपना एक मोटिव था और वो मोटिव उनका इंतहाई घटिया मोटिव था और इसी वजह से वरना इनका ऐसे कवानीन जो है किसी महज़्ज़ब माशरे में
ना बनाए जाते हैं, ना उन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है। तो इस पाकिस्तान में चूँकि लोगों को सेंसिटाइज़ कर दिया जाता है, लोग इवन पता भी नहीं होता लोगों को कि ये बात क्या है। किसी को कह दिया कि ये यहूदी एजेंट है। आपने देखा कि पिछले दिनों में ये जो बहुत प्रोपेगेंडा होता रहा कि जी ये यहूदी है जी, जो फंडिंग कर रहे हैं, तो एक प्रोग्राम में मैंने बल्कि कई प्रोग्रामों में कहा, मैंने कहा भई बात ये है कि जिस शख्स को बैरी है उसकी कंपनी का नाम आप ले रहे हैं, मैंने कहा मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि अमेरिका के अंदर ये कंपनी जो है इसमें बैरी भी है यहूदी, लेकिन उसके साथ एक पाकिस्तानी नौजवान है जिसका ताल्लुक कामोकी से है। तो वो चेक बनाया गया कामों की का रहने वाला वो शख्स है और एडमिनिस्ट्रेटर है उनके ऑफिस का। तो वो बैरी के नाम का चेक बना और आपने कह दिया कि जी ये यहूदी जो है वो फंडिंग कर रहे हैं। तो बात ये है कि इस तरह की ये चीज़ें हैं जिससे लोग बहुत फौरी तौर पर और टची केस मामलात है कि जनाब किसी को यहूदी एजेंट कह दिया, किसी को कह दिया कि जी ये तो जो है इसने निकाह पर निकाह कर दिया, किसी को इस्लाम से खारिज करार दे दिया। अब फिर मौलवी हज़रात जो है इनकी अपनी एक तारीख है कि ये कायदे-आज़म से लेकर आज तक जिसके खिलाफ आप चाहें फतवा ले लें, जिसको आप चाहें उसके हक में बयान आप यानी एक तरफ ये मौलवी जो थे वो औरत की हुक्मरानी के खिलाफ थे। आज जनाब जो है वो वहाँ जाके बेनज़ीर को कह रहे हैं कि इनको देखकर हमें ईमान आता है, मिलता है और ये हुँ। तो यानी इस तरह की वो बातें हैं, सिवाय मज़ाक के और अपनी बदकिस्मती में रोने के और क्या किया जा सकता है? सब नहीं है, लेकिन जो लोग मफ़ाद हासिल करना चाहते हैं, ये मज़हब से दीन को इस्तेमाल करते हैं, वो बहरहाल है। आप बहुत सीनियर कानूनदान हैं, साबिक़ सदर हैं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपकी तालीम बाहर से भी है और बड़ी गहरी नज़र है, तज़किया भी करते हैं। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं, इन पर किस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और इनके खिलाफ जो हद तक मेज़ किस्म का एक तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक इनके खिलाफ केस चल रहा है। आप इसको किस तरह देखते हैं? इनसे ये केस है क्या और इसकी देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि सुप्रीम कोर्ट के केसेज़ की ख़ास तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चलने वाले केसेज़ को मैंने बहुत करीब से देखा है और 1-2 केसेज़ में पेश भी हुआ हूँ। लेकिन मैंने जो एक ख़ास बात नोट की है वो ये है कि पाकिस्तान में जब से ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कायम हुई है और इसमें के यानी अदालतों में जजेस के खिलाफ जो फैसले हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार है, किसी और इदारे में नहीं जा सकते। उसमें सिवाय 1-2 केसेस के कहीं सज़ा नहीं हुई और जहाँ सज़ा हुई है या देने की कोशिश की जा रही है वो मोटिवेटेड है। वरना आप देखें कि अगर सज़ा करप्शन के केसेस पे दी जाती, तो कासी का केस जो अनवर कासी यहाँ चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ प्रूवन केस था और वो प्रूवन इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा था कि ये नेपोटिज़्म के मुर्तकिब हुए हैं। लेकिन यकीन माने वो डट के पूरा वक़्त उन्होंने गुज़ारा और बल्कि साकिब निसार को उनको उन्होंने ललकार के कहा कि जी साकिब निसार मैं प्रेज़िडेंट था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का और मैं इस बारे में लगा हुआ था कि इस शख्स को करप्शन के केस में सज़ा हो यानी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसका केस चलता रहा और उसने कहा जी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी वजह ये है कि चीफ जस्टिस साहब खुद मुलव्वस हैं इन कामों में जो उन्होंने मुझसे करवाए हैं। और मैंने चीफ जस्टिस से कहा उस साकिब निसार से, मैंने कहा जी कासी ये कहता है कि जी खुद साकिब निसार साहब जो हैं वो मुलव्वस हैं, तो अब मैंने कहा अगर उसके केस का फैसला आप नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि कासी ठीक कह रहा है। यकीन माने इसके बावजूद उन्होंने बहुत देर के बाद फैसला किया और फैसला जो था उसमें उसे बरी कर दिया। अब ये ज़िंदा अभी मौजूद है साकिब निसार, मैं उन्हें मिलने के लिए गया, मेरा ज़ाती तौर पर नहीं, मेरा केस था लगा हुआ उनके पास चेंबर में। तो मैं मिलने के लिए वहाँ चेंबर में गया, तो मुझे कहने लगे कि जी खुद ही वो जैसे इंसान गिल्टी फ़ील करता है, खुद ही कहने लगे कि यार मुझे ना कोई मेरा चूँकि मेरे वो क्लास फेलो भी थे, इसलिए हमारी आपस में कोई ना कोई गुफ्तगू जो थी वो ज़रा थोड़ी-सी यानी उसमें हो सक यदि हो सकती थी इस तरह की गुफ्तगू जिसमें फ़ॉर्मेलिटी ना हो। तो मुझे कहते हैं यार मुझे इसके खिलाफ कासी के खिलाफ कुछ नज़र नहीं आया, कोई केस
तो मैंने कहा जी ठीक है, आपको काशी के खिलाफ नहीं मिला, सारे का सारा आपको दूसरे जज के खिलाफ, जिस बेचारे ने इकबाल हमीदुर रहमान जिसने इस्तीफा दे दिया था, उसी के खिलाफ ही मवाद नजर आया। तो अब मैंने कहा आपको क्या कहना है इस मामले में। तो बात ये है कि ये सारे का सारा मामला इस वक्त जो चल रहा है, इससे पहले भी इनके खिलाफ केस चलते रहे। ये जो जज साहब जिनका आपने नाम लिया है, अभी भी जो मामला है वो बुनियादी तौर पर आपको बहुत सारे जजेस जो है उनके खिलाफ इससे बड़े बड़े इल्जामात हैं, लेकिन उनके खिलाफ केस नहीं चलेंगे। केस उसी के खिलाफ चलेगा जिसको टारगेट करना है। और मैं आपको काजी फायद ईसा साहब के बारे में ये अर्ज कर दूं कि वो चुन चुन के जो उनके साथ जिसने दुश्मनी की है, उससे पूरा हिसाब वो ले रहे हैं, हर लिहाज से ले रहे हैं, किसी को माफ नहीं कर रहे वो। तो ये मुजाहिद नकवी साहब का कसूर क्या है सर? इल्जामात क्या है? इनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि जो इल्जामात है वो तो करप्शन के हैं कि जी इन्होंने ये प्लाट खरीदा है, इन्होंने फला जायदाद इस तरह बनाई है, अपने बेटों के नाम बनाई, बहुत सारे इस तरह करप्शन के इल्जामात है सारे के सारे। और यही वो इल्जामात हैं जिन पे तहकीकात होनी चाहिए, सजाएं होनी चाहिए। अब मैं आपको ये इस केस के मेरिट के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ वो अदालत जानती है या वो एविडेंस जिनके सामने वो बता सकते हैं कि ये केस सच्चा है या झूठा है। मैं यानी बाई स्टैंडर्ड के तौर पर ये एक शख्स जो ऑन लुकर है, जो इसमें एलियन है इस केस में, वो तो राय नहीं दे सकता। लेकिन मैंने आपको जनरली जो कहा बताया है वो ये है कि असूल मैंने ये देखा है कि ये केसेस प्रोफेशनल, ये मिसकंडक्ट के केसेस जो है, ये नतीजा केस सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होते हैं जहां जिनके खिलाफ बड़ी ताकतें होती हैं और जिन्हें हटाना मकसूद होता हो, वरना करप्शन के केसेस में सजा किसी को नहीं होती। ये ऐसी जिस तरह हमारे वकला के जी जी। केसेस जो है उसमें भी सजा जो है, हम मैं खुद रहा हूँ, उस कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ जज के साथ, तो हम बहुत मुश्किल से एक आध केस में सजा दे सके। वहां भी लोग आपस में यानी जो जिन्होंने ये गिरोहबंदी की हुई है, ना वकील वकीलों को सजा दे सकते हैं, ना जज जजों को सजा देते हैं। ये मामला अच्छा इस ये तरह से। अच्छा आरफ चौधरी साहब, ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो टिल्ट है या इनका जो रुझान है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ चूंकि जेर ताब है और इमरान खान साहब और केस पूरी पार्टी के, तो उस तरफ हो और इनकी इंटेंशन या इनके फैसले कहीं ऐसा तासर मिला हो कि उनको कोई रिलीफ देने देते थे, या उसी का कोई शख्स आना, ये आपको लगता है? इमरान इस केस में जी ये नहीं, मैं आपको अर्ज करूं कि ये केस जो है इसमें तो झगड़ा पहले से ही चल रहा है ना, क्योंकि आपको याद होगा कि सेठ वकार साहब जो थे उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को सजा दी थी, सजा के उन्हें जो है शैल बी हैंग, और फिर यहाँ तक कि वो उन्हें उनकी नाश जो है उसको घसीटा जाएगा और इतने दिन तक वो उसके ऊपर चौराहे पे खड़ी उसे रखा जाएगा। आपको याद होगा बड़ी इंतहाई मज़ाक़ खेज़ किस्म की सज़ा उन्होंने अनाउंस की थी। तो कि उस पांच सज़ा दफा के पांच दफा उसके फांसी खिलाफ घसीटा जाए। उस केस में जो जजेस केस जिसे कहते हैं, जिसे जजेस को रिमूव किया गया था और जो इमरजेंसी नाफिज की थी परवेज मुशर्रफ ने, तो वो जजों को घरों में नजरबंद किया, तो उस केस में सजा जो थी वो बड़ी घिनौनी सजा थी। तो उस केस में भी यही मुज़ाहिर अकबर नकवी जो थे, इन्होंने वो सजा जो थी वो खत्म की थी, सस्पेंड भी की थी और केस भी उनके हक में फैसला किया था। तो लेकिन ये एक लाइन है, क्योंकि ग्रुप हमारे यहाँ जो वकला जजेस जो है उनके अंदर पूरी एक गिरोह बंदी है। इफ्तिखार चौधरी साहब का अपना एक पूरा ग्रुप मौजूद है और वो ग्रुप जो है उसी तरह एक्टिवली चल रहा है। आज भी एक दूसरे के खिलाफ नफरतें वहां से चली हुई हैं। फिर बाकी ये जो केसेस दरमियान में आए, खुद इनका चीफ जस्टिस साहब का केस जो था उसमें भी कुछ लोग जो थे जो इसका हिस्सा थे, उमर अता बदियाल के साथ बैठे हुए थे, उनमें भी ये साहब थे। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिर उसके बाद जो केसेस आए, मुस्लिम लीग नून वाले केसेस जो थे गवर्नमेंट के, पीडीएम की गवर्नमेंट के, उसमें भी इस तरह की सिचुएशन आई। तो मामलात जो है वो बुनियादी तौर पर तयशुदा असूल के तहत हो रहे हैं, तयशुदा एजेंडे के तहत हो रहे हैं कि ये लोग जो है इनको टारगेट, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा उसी तरह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो गई। और अभी भी आप देखें कि वही कार्रवाइयां हो रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जुडिशरी में से भी
कोई शख्स जो है, अब उसे इमरान खान का हामी तो मैं नहीं कह सकता किसी को भी, क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में तो इस वक्त जो तकसीम हो गई है वो ये हो गई है कि कुछ लोग जो है वो खड़े हैं इस बात के लिए कि पाकिस्तान जो है इसे आपने जमहूरी अंदाज में चलाना है और पाकिस्तान को इस तरह ऐसी बेराह और बगैर आइन के रियासत नहीं आप बना सकते। और कुछ लोग कहते हैं कि जी आइन तो कायम है, यानी जो कुछ लोगों की राय है उसके मुताबिक नवाज शरीफ को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है और हमने एक एजेंडा जो है फॉरेन एजेंडा उससे एग्जीक्यूट करना, और इसे वो कोई गैर अखलाकी या गैर आईनी बात नहीं समझते। तो इस तरह की सूरत हाल जो है उसने डिवीजन कर दी है। ये इस तरह की पोलराइजेशन है। सर जवाब आ गया। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो भी फोर्ट लाइन है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है और किया जा रहा है, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि कहीं से उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। अगर ये पॉइंट ये बात आपने दुरुस्त कही, दुरुस्त समझा है मेरे जवाब को। उसकी वजह यह है कि अब आप देखें कि बहुत सारे एंकर जो है, एंकर पर्सन या टीवी पे आने वाली गुफ्तगू करने वाले लोग जो हैं, वो जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बात करते हैं, यानी बातें तो आप होती हैं, आपने किसी ना किसी के हक में बात करनी हो, किसी के खिलाफ, यानी वो जो जो जमीनी हकायक है, जो चीजें आपको बतौर साफी के नजर आती हैं, अगर बहुत सारे लोग आपको इमरान खान के हक में नजर आएंगे तो आप उसे अगर बयान कर देंगे तो इससे मुझे ये तो नतीजा नहीं अखज़ करना चाहिए कि आप इमरान खान के हामी हो गए, या इसी तरह अदर वे अराउंड है। तो बात यह है, लेकिन अगर आपके मुंह से ये बात निकल गई कि जी आज तो मैंने ये देखा लोगों को कि लोग जो थे वो इमरान खान के ही हामी थे, मुझे तो इमरान खान जीता हुआ नजर आ रहा है, तो आप आपको ये उस लाइन पे समझा जाएगा कि इसको नहीं रहना चाहिए और आपको ऑफ एयर कर दिया जाएगा। वरना ये बात ऐसी नहीं है। हर सोसाइटी में दो तरह की राय होती है, स्पेशली जर्नलिस्ट जो होते हैं उनका काम तो दे आर कैटलिस्ट, देख के कि ये जुलूस निकल रहा है कि वो देखेंगे जी जुलूस में कितने लोग हैं, जुलूस में कौन क्या नारे लगा रहा है। अब अगर कोई ये शख्स कह दे कि साफी कह दे कि जी यहाँ नारे ज्यादातर इमरान खान के हक में लग रहे थे, तो उसके बाद उसे ऑफ एयर कर दिया जाए। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि जो शख्स भी उन्हें नजर आता है कि झंडा तक उठा के चलने वाले को पकड़ लिया जाता है, चाहे वो छोटा बच्चा ही हो, तो ऐसी सूरत हाल में तो ये तय कर दिया गया है कि भाई जो कि यहाँ कोई ना सर उठा के चले, जिसने भी सही यहाँ जिंदा रहना है उसने ताकतवर लोगों की मर्जी के मुताबिक अपने वोट का, अपनी ज़मीर का, अपनी सोच का इस्तेमाल करना है। जो उससे हटके चलता है वो दुश्मन है, वो रियासत का भी दुश्मन है, और रियासत के मुहाफ़िज़ जो है उसके खिलाफ उसी तरह तलवार निकालते हैं जिस तरह रियासत के दुश्मनों के खिलाफ निकाली जाती है। ये फरमाइएगा कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है, इसकी वजूहत क्या है? कानून, अदलिया और रियासत नवाज शरीफ के आगे क्यों इस तरह सरेंडर कर रही है? देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के सामने सरेंडर नहीं कर रही रियासत के सारे सतून और रियासत के ताकतवर लोग। बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ जिनका प्लांटेड है, ये उनके अहकामात की अताअत की जा रही है। और पाकिस्तान में इससे ज्यादा भी मैं समझता हूँ कि जब ये उनका बहुत ज्यादा मंजूर नजर नहीं था, उस वक्त भी अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान की सियासत में पैसे के बलबूते पर और जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर के लोगों की वफादारियां खरीद कर सियासत करने का अमल जो है वो ज्यादातर तेज हुआ है, बल्कि शुरू ही इनके जमाने से हुआ है। नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अपनी पहली वजारत जो है वो भी पैसे से हासिल की, उसके बाद वजारत अलिया जो थी वो भी पैसे से हासिल की, और फिर वजारत उज़्मा जो है वो भी उसी बुनियाद पर। और अब तो बाकायदा ये रकम लगा के पूरी दुनिया को मालूम है, ये चीजें सारी पब्लिक है कि भाई पूरा तयशुदा प्रोग्राम के तहत उन्होंने अपना हिसाब लगाया कि भाई इतना पैसा अदरवाइज मुझसे रियासत रिकवर कर सकती है, तो उसे रिकवर करने की बजाय वही पैसा रियासत के इन ताकतवर लोगों पर लगा दिया जाए, साफियों पर लगा दिया जाए, बाकी जहां जहां जरूरत है वहां खर्च करते। तो आपको तो अपना जाति तो कुछ नहीं जाना, तो आप ये सारे निज़ाम को खरीद लें। अब वो निज़ाम जो है उनके ताबे इस तरह हो गया है
ये मैं हैरान होता हूँ कि इससे जो नुकसान सबसे बड़ा हो रहा है, जो लोग रियासत को कहते हैं कि जी हम रियासत के वारिस हैं या रियासत की को हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, रियासत की तौहीन करने वालों को हम सज़ा देना चाहते हैं, वो ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि रियासत में अगर लोगों को ये नज़र आए कि रियासत को चलाने वाले जो है वो इंसाफ नहीं दे कर रहे और वो तशद्दुद कर रहे हैं, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक जो है उनसे उन्हें महरूम कर रहे हैं, इज़्ज़त-ए-नफ्स से महरूम कर रहे हैं, तो उस रियासत के खिलाफ लोगों की नफ़रत जो है, इनफैक्ट तो वो उन लोगों के खिलाफ होती है और लेकिन उसका बिलवास्ता असर जो है वो रियासत पर होता है। चूँकि रियासत की मोहब्बत पैदा करना ये ज़िम्मेदारी होती है रियासत को चलाने वालों की। रियासत की सही। मोहब्बत रियासत ख़ला में नहीं होती, रियासत ज़मीन होती है। धरती माँ जो जिसे आप कहते हैं ना धरती अगर माँ एक बच्चे को हर वक़्त मारती रहे और उस बच्चे को पता चल जाए कि ये माँ जो है, ये मेरे साथ हकीकी माँ वाला सलूक नहीं कर रही, सुतैनी माँ वाला सलूक कर रही है और मुझे ये सज़ा देने पे तुली तकलीफ़ देने पे तुली हुई है, वो बच्चे माँओं को कत्ल कर देते हैं। आज तक हमने ऐसा भी दिया कि माँओं से नफ़रत पैदा हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ जो मेरा खौफ़ है या किसी भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले का गैर जानबदार आदमी का खौफ़ जो होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि ऐसा वक़्त खुदा ना ख़ास्ता ना आ जाए और बल्कि वो मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है कि रियासत में लोग अब उन लोगों के खिलाफ उठ ना खड़े हुए हों। आपने देखा कि लोग उठ खड़े हुए हैं, कब तक लोग इस चीज़ को बर्दाश्त करें? अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि यही आपकी पुलिस जिससे आपने लॉ एंड ऑर्डर कायम कराना है। हुँ। यही फ़ौज जिससे आपने सरहदों का की हिफाज़त करानी है। अगर आप इन्हें लोगों को मारने और उनकी तज़लील के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो लोग इन्हें वो मोहब्बत जो दे रहे थे, वो मोहब्बत से ये महरूम हो जाएँगे। तो इनका असल असासा जो है वो असलिया नहीं है, एमुनिशन नहीं है, एटम बम नहीं है। असल असासा इन सारी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली कुव्वतों का लोगों की मोहब्बत है, वो तराने हैं, मेरे ढोल सिपाहिया तैनू रब दियां रखां, वो नगमे हुँ। हैं कि जनाब ए पुत्तर हटा ते नहीं मिलदे, तू लभदी फिरे बाज़ार के कुड़े। यानी वो सारे के सारे नगमे, वो मोहब्बतें, वो तराने, वो हैं जो लोगों के अंदर इनके लिए कि जहाँ कहीं ये पाक फ़ौज को सलाम, जहाँ लोग गुज़रते थे, लोग इन्हें सलाम वो किस लिए करते थे? वो सलाम इनकी इस वजह अज़मत की वजह से था कि ये हमारी हिफाज़त कर रहे हैं। लेकिन जब वो हिफाज़त की बजाय आपके घरों में दाखिल होना शुरू हो जाएँ, आपको तकलीफ़ देना शुरू कर दें, सहाफ़ियों को मारें, बोलने वालों को मारें, तो वो नफ़रतों में मुंतकिल हो जाता है। इसका नुकसान मुझे और आपको ये है कि जिनको हम खुद इन्हें मोहब्बत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये अपनी मोहब्बत को नफ़रत में ना बदले। लेकिन इन अमाल और नवाज़ शरीफ की वफ़ादारी इस पाकिस्तान से नहीं है। वरना और दूसरा ये है कि मैं नहीं समझता कि उसकी पार्टी किसी भी लिहाज़ से कोई सियासी पार्टी है। उसकी बजाय कि सियासतदान कभी लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ पे कभी सौदा नहीं कर सकता। सियासतदान जो है वो कभी इस तरह नहीं कर सकता कि वो कहे कि उठा लो लोगों को और मुझे इसको इनको उठा के मेरे साथ मिला दो। वो कहेगा कि नहीं, मुझे तो लोगों की मोहब्बत चाहिए। अगर लोग मेरे साथ हैं तो मैं वज़ीर-ए-आज़म इस तरह की वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए कि तो लोगों को आप ये बात कह रहे करके हैं उसके साथ सर मिलाया जाए और उसपे तो खुश हो रहा हो और उसकी बेटी ये कहे कि अब तो मुखालिफों को भी पता चल चुका है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नवाज़ शरीफ है। भई वज़ीर-ए-आज़म वो होगा जिसे अवाम मुंतखब करेंगे। आप कौन होते हैं कि ये फैसला करने वाले कि वक़्त से पहले आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं और लोगों को मार-मार के उनको जनाब वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की तरफ लाना चाहते हैं कि उन्हें वो वज़ीर-ए-आज़म बनाएँ। तो मैं ये तो समझता हूँ कि इस अमल में रियासत के कारपरदाज़ान को गैर जानबदार रहना चाहिए। इसमें इस तरह की तासुर नहीं होना चाहिए। इस तासुर से रियासत को नुकसान का खतरा है। ये तो आइडियल सिचुएशन आपने बताई है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं आपकी सारी गुफ्तगू से ये समझ रहा हूँ कि चूँकि नवाज़ शरीफ को लाना है, इस वजह से वो तोशाखाना से बीएमडब्ल्यू, वो लैंड क्रूज़र, इसके अलावा वो एवन फील्ड हाउस, अल अज़ीज़िया और ये सारे जितने भी केस थे वो सब खत्म हो गए हैं जो जस्टिस साक़िब निसार या उससे पहले जितने भी केस जो है वो लाए गए थे। लेकिन
उनके ऊपर तो ताय्यात नायल ही है, जिसको अभी रिसेंटली अनडू करने के लिए एक लेजिस्लेशन भी आई है। तो नायल ही भी फिर जो अदलिया है, ये काजी फाइज इज्जत साहब के कानून इंसाफ के चर्चे, ये 17 या 15 जज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, ये हाई कोर्ट के जज, ये वकला, ये सब बेबस होंगे, सरेंडर कर देंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं कि पहले गलत था, ये अभी गलत हो रहा है। ये मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझ रहा हूँ कि ये सब हो कहीं प्रेशर अदालतों के ऊपर, इस वजह से सारे रास्ते जो है वो साफ है, सारी सुरंगें जो बिछाई गई थी, अब वो सुरंगें जिन्होंने बिछाई वही साफ कर रहे हैं। देखिए, परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रियलिटी से ज्यादा अहम होता है। ये सबसे पहला लिटमस टेस्ट जो था वो केस था जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर वाला केस था। उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसे आपने जब लगाया और फिर लोगों ने सुना, हर एक ने देखा। इससे पहले लोगों को अंदाजा नहीं होता था कि जजेस वकला के साथ क्या करते हैं, लेकिन आपने चीफ जस्टिस को देखा कि वो कैसे वन साइडेड है, वो किस तरह लोगों को खामोश करा रहा है। एक साइड को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और दूसरी साइड को बाकायदा कहा जा रहा है कि आप सुनाएं सुनाएं, और अपना माइंड इतना क्लियरली डिस्क्लोज किया जा रहा है कि कोई इसकी हद नहीं रह गई। और फिर खींच खांच के ऐसी बातों को जिनका उस केस से बराह रास्त ताल्लुक नहीं, उन्हें लाया जा रहा है। तो ऐसी चीज आपने देखी और उसके बाद फिर आपने ये भी देखा कि उस जब आपने कानून पहले वो मंजूर कर दिया, यानी जो कानून बनाने वाले थे उन्होंने, पहली बात तो वो नामुकम्मल थी पार्लियामेंट, और दूसरी बात थी कि कोई कोरम पूरा नहीं था। उन्होंने ऐसे ही जैसे उनका जी बिल रन ऑफ द मिल कानून साजी नाम याद करके उसके बाद उन्होंने उससे बोर लगवाने के लिए जो नहीं लगा रही थी अदालत, उसको उन्होंने गालियां दी। होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले उन लोगों को पकड़ा जाता जिन्होंने अदालत की तौहीन की थी। वो तौहीन जो थी वो उमर अता बदियाल की नहीं थी, वो उस बेंच की नहीं थी जो केस सुन रहा था, वो तौहीन थी अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन यहाँ तो ये तासुर आज तक मिल रहा है हमें कि वो जो भी था वो उमर अता बंदयाल था, उसके साथ हमारी दुश्मनी है। उसने हमें जनाब हमारे खिलाफ रेफरेंस सुना, उसने हमें परेशान किया, तो अब हमने उसका जो किया हुआ है उसको खत्म करना है। और उसके बाद फिर उन लोगों को बुलाने की बजाय आपने फैसला ये कर दिया कि जनाब इलेक्शन में सब धोने धो दिए, जिन्होंने जो कुछ किया आइन की खिलाफ वर्जी की उन्हें आपने छोड़ दिया। और उसके बाद फिर आपने जब फैसला किया तो उसमें जो प्रेसिडेंट है उसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आप लेके खींच खांच के उसके खिलाफ आपने बाकायदा ऐसी ऑब्जर्वेशन दे दी कि ये पार्लियामेंट की मर्जी है कि कल को वो इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहे तो कर ले। तो आप और धरना केस में आप खींच खांच के जनाब उन चीजों को ला रहे हैं, कहा 2014 कहा 2018, यानी बातें ही और अलग अलग है, उनको खींच के फिर वहां ले आते हैं, हर बात में अपनी दुश्मनियों का जिक्र करते हैं। तो बात यह है कि जब ऐसे मामला हो जाए तो उससे फिर लोगों को ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता कि पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम किस तरह है। कौन जज है जो हिम्मत कर रहा है, यानी मतलब है कि कोई भी यहाँ इंसाफ का फैसला करने की, अगर किसी ने किया, बाबर सत्तार साहब ने फैसला किया और उसके बाद कहाँ उनके हाथ रोक लिए गए, वो कौन सी कुव्वत है जिसने उन्हें आगे प्रोसीड नहीं करने दिया। और अभी तो मुझे ये पता नहीं, खतरा लगता है कि ये जो बेंच इस वक्त सुन रहा है खुफिया तरीके से समात होनी चाहिए या ओपन ट्रायल होना चाहिए, ये सुन रहा है इसके साथ क्या होता है और ये कब कहाँ रुक जाते हैं। पाकिस्तान की इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि यहाँ अदालतें वो काम करें कि जिससे चीरा दस्तियों को रोका जा सके और एक अदल लोगों को होता हुआ नजर आए। तो इस तरह आप देखें कि एक शख्स अगर आके पूरे के पूरे निजाम के साथ खेले और वो हर चीज उसके साथ, यानी एक और बताऊं, जब वो फैसला हो रहा था मरियम नवाज का, उसमें रास्ता जो था मौजूदा चीफ जस्टिस साहब यानी वो जो बेंच सुन रहा था उसमें ये भी थे, इन्होंने रास्ता उनके लिए खोल दिया नवाज शरीफ के लिए। ये कहा कि जनाब ये जो ये महल है आपके वहाँ एवन फील्ड वाला, अगर ये खुद नवाज शरीफ साहब भी कहें कि ये मेरा है
तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होगी कि वो साबित करे कि ये उनका, इसे माना नहीं जाएगा उनकी बात को। तो उसके बाद अब नवाज शरीफ का केस क्या रह गया है। और दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूं, अब मुझे जो नजर आता है वो ये आता है कि चूंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको वैलिडेट कर दिया है, तो इसके बाद हर कानून को ये मानते जा रहे हैं। ये आइन में जो दर्ज है, आइन की बजाय ये वो जो दरमियान इन्होंने अपना इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है और नहली जो है वो 5 साल के लिए कर दी है। बुनियादी तौर पर वो मामला तो अदालतों के फैसलों से हुआ है, अदालत का फैसला आइन की हैसियत रखता है। लेकिन इन्होंने उसकी बजाय उसको मानना है, कहना है कि जनाब चूंकि नहलियत जो है वो 5 साल की थी और वो 5 साल की खत्म हो गई, जो कि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है। और कभी भी आइन को सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए आईनी शक को मुअत्तल नहीं किया जा सकता या सुपरसीड नहीं किया जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं किसी तरह की भी। अगर कोई तो रुकावट है इट मीन्स के अच्छा आरिफ साहब, आप चूंकि इस्लामाबाद में जाहिर है इस्लामाबाद इक़्तिदार की राहदारियां हैं, बहुत सारी खबरें चलती हैं। आप अगर कहीं चले जाएं किसी भी अदारे में, एक इक़्तिदार ईवान है पूरा इस्लामाबाद इक़्तिदार का, सारे कॉरिडोर्स वहां पर है। आप को लगता है कि ये सब कुछ जो कुछ किया गया, ये हमारी अंदरूनी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने ये सब कुछ किया, या बैरूनी तौर पर नवाज शरीफ को प्रेशर डलवा कर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वापस पाकिस्तान भेजा गया, लॉन्च किया गया और इस तरह के हालात किए जा रहे हैं कि कानूनी तौर पर, अदालती तौर पर करप्शन के केसेस या नाअहली, ये सब चीजें कुछ भी नहीं है और वो पाकिस्तान के मसनद इक़्तिदार पर बैठ जाएंगे। उनका बस वहां पर जाना, वज़ीर आज़म बनना या मुल्क की बागडोर उनके हाथ में होगी और अब कोई रुकावट नहीं। इलेक्शन बस एक जस्ट एक प्रोसीजर है। बात यह है कि ये जो बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट है ना, जिसमें ज़ाहिर है अमेरिका का नाम आता है और वो हुकूमतें जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बदलती हैं, उनके बारे में शक-ओ-शुबा वाली बात नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब उन्होंने धमकी दी तो उसके बाद उन्होंने एग्ज़ीक्यूट की। वो सबने अमली तौर पर उसे होते हुए देखा। हेनरी किसिंजर का वो बयान किसी को भूलता नहीं है कि उन्होंने कहा कि वी विल सेट एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। इसी तरह अब उन्होंने ये जो टारगेट किया है और जब उन्होंने कहा कि जी ये अमरीकी मफादात के खिलाफ है ये शख्स, तो उसके लिए ये डोनाल्ड ट्रू जो है वो तो एक असिस्टेंट सेक्रेटरी था, लेकिन वो जैसे सेक्शन अफसर होता है वो आखिरी हुक्म तो ऊपर से होता है, प्राइम मिनिस्टर का हुक्म जो है या किसी मिनिस्टर का हुक्म जो है अल्टीमेटली एक सेक्शन अफसर जारी करता है। तो ये हुक्म तो ऊपर का था, जिसे एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ने बयान किया कि जनाब हम तो ये चाहते हैं। अब उस बारे में किसी तरह का कोई शक नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन आके कभी ऐसा हुआ था कि अमेरिकी जो सफीर है वो पुलिस लाइन भी जाए और अमेरिकी सफीर जो है वो इस तरह खुला आके कहे कि अब तो उसने ये कहा कि हम नवाज शरीफ के लिए वोट मांगते हैं, यानी मतलब है कि यानी मुस्लिम लीग नून के वोट मांगते हैं, मतलब हमारी ख्वाहिश है कि ये लोग यानी ये जीते पाकिस्तान में। तो इस तरह सीधा सीधा खुला के कभी वो आए नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड सर, लेकिन मकासद क्या है इस तरह करने के? बैरूनी अगर एस्टेब्लिशमेंट है उनकी क्या मकासद है? मकसद इनका क्या है जी? मकसद जो एस्टेब्लिशमेंट का होता है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, वो इस वक्त बड़े अहम मामलात है पाकिस्तान के इर्द गिर्द, जिससे उन्हें निपटने के लिए उन्होंने ईरान के साथ भी स्कोर सेटल करने हैं। अफगानिस्तान में भी उनके बहुत ज्यादा मफादात हैं और आपको याद होगा कि वजह जो बनी एब्सोल्युटली नॉट वाली वजह जो थी वो इसीलिए थी कि इस खित्ते में जो शख्स ये चाहे कि वो अपनी मर्जी से रहना चाहता है, रूस के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहता है, तो और रूस से तेल भी सस्ता लेना चाहता है, गंदम भी लेना चाहता है, तो वो ऐसा शख्स यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखें, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी जो मादनी दौलत है वो कहाँ जा रही है।
वो किन के हाथों में है? उसका फैसला कौन कर रहा है? और बलूचिस्तान में सारी सिचुएशन किसके कंट्रोल में है? तो ऐसी सूरत-हाल में ये सारे का सारा मामला जो है, जिस एजेंडे पर अमल-दरामद हो रहा है, वो एजेंडा इंटरनेशनल है, वो एजेंडा अमेरिकन एजेंडा है, उस पे अमल हो रहा है और हमारी इससे एस्टैब्लिशमेंट देखिए। और पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करना है, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच, इसकी हमें प्राइस पे करनी पड़ेगी। रियासत को कमज़ोर इससे ज़्यादा करने का देखो ना, इमरान खान, ये जो नवाज़ शरीफ साहब थे, इन्होंने जब बर्तानिया में, तो आप तो सुनते रहे इनकी तकरीरें, इन्होंने वाज़े तौर पर यानी अपनी फ़ौज के खिलाफ गुफ्तगू की, वाज़े तौर पर ये कहा और इनके जितने भी आपको इनके कंसर्न्स हैं, जहाँ भी इनके कोई बिज़नेस है, वो ज़्यादातर इंडियंस के साथ है और इंडिया वाले तो वाज़े तौर पर कहते हैं कि जी हमने इस पे इन्वेस्टमेंट की है। तो वो इन्वेस्टमेंट इसलिए की है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, उसको रोल बैक करवाया जाए। पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में हमेशा-हमेशा के लिए खामोश करवा दिया जाए। पाकिस्तान को एक ऐसी इंडिया की ज़ैली रियासत के तौर पर, चूँकि इस वक़्त उनका मकसद जो है वो इंडिया को ताकत देना है, इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। तो ये सारी की सारी गेम जो है इस वक़्त वो उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनर के हक में भी हो रही है। और बाकी इलाकाई ताकत जो है उसको यानी उसमें पाकिस्तान कांटे की तरह उन्हें चुभता है। तो इस कांटे को खत्म करने के लिए इनके अपने ही लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वरना आप देखेंगे जिस तरह का ये ड्रामा रचाया गया 9 मई वाला, यार हद हो गई है। यानी आप एक छोटे से बच्चे को भी नज़र आ रहा है कि ये क्या किया जा रहा है। उससे पहले एक सीरीज़ थी, जिस सीरीज़ में नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान इनके काबू से बाहर है, लोग गुलेलों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो उससे अगला प्रोग्राम ये था कि अब इनको उस सतह पे पहुँचा दिया जाए कि जब जैसे कोई शख्स मस्जिद में कहे कि जनाब ये शख्स जो है इसको मस्जिद की बेहुरमती की है, इसलिए इसको मारा जा रहा है। तो आपने मतलब एक ऐसा ऐसा सिलसिला बना दिया गया कि जनाब ये देखो ये जनाब उस पे हमला, ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज की जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आपको समझ आ जाना चाहिए कि कहाँ मैंने तो वो रेफ़रेंस जो था उसको तैयार किया भुट्टो के रेफरेंस को। मैं उस वक़्त लीगल सीनियर कंसल्टेंट था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का, सारी फाइल मेरे हाथ से गुज़री, मेरी नज़रों से गुज़री। मैं तो हैरान था कि इस तरह कभी हुआ है कि अपने हाथ से लिख के चीफ जस्टिस जो है वो फाइल जस्टिस समदानी से मंगवा रहा है, जो डिवीज़न बेंच में जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फाइल बेल दी थी, उनकी सज़ा सस्पेंड की थी यानी बेल दी थी उस वक़्त। तो मामला ये है कि ऐसी सूरत-हाल में ये सारी चीज़ें आज नई नहीं है। सब कुछ मैनेज किया जाता है, इदारे भी उसके सामने झुक जाते हैं, अदालतें भी उसका साथ देती हैं। पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो उसके मुताबिक अमल करता है और अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या है, रियासत तो कमज़ोर हो जाती है। अब रियासत कमज़ोर होते-होते कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये चूँकि हमारे चंद लोग उनके मफादात जो है वो उनके ताबे होते हैं, नतीजतन उन्हें रियासत की परवाह नहीं होती। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब का आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, जैसे आपने डिस्क्राइब किया, आपका अपना नुक्ता नज़र है। ये फरमाइएगा सर कि काजी फाइज ईसा साहब, फैज हमीद और जनरल साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को सबको अदालत में बुलाना चाहते हैं, फैजाबाद धरना और दीगर मामलात हैं। और जाने से पहले 1 महीना पहले नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह इनको निशाने पे लिया था और जिस तरह के बयानात माजी में भी देते रहे, ये 2 शख्स कुछ जजों के भी नाम लिए इनमें। आप समझते हैं कि ये कोई ऐसा मौका हो सकता है कि साबिक आर्मी चीफ या DGI अदालत में पेश हों किसी मुकदमे में और फिर वो टॉप सिटी का भी फैज हमीद पर बड़े-बड़े इल्ज़ामात हैं, अदालत में पेश होंगे या जज साहब जाएँगे या किस तरफ कोर्स किस करवट बैठेगा? किसी भी फौजी ऑफिसर को जो चाहे हाज़िर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, भूल जाएँ स्पेशली जनरल लेवल के कि उसे कोई सज़ा मिलेगी। ये बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। ये अदालत गुफ्तगू में भी नहीं पेश होंगे, क्योंकि हमने देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस में वो अदालत में भी नहीं गए थे, नहीं पहुँच पाए थे। नहीं हुई ना, उसकी वजह ये है कि जिस जज ने सज़ा दी थी, वो जज भी चला गया और हुँ। इस तरह
अभी भी आपको मैं ये अर्ज करूं कि ये जो आने वाले कभी भी आपको फौज में सजा होती हुई नजर नहीं आएगी। और चाहे जनरल ये जो फैज हमीद है, वो फैज हमीद कोई यानी सिविलियन नहीं है। फैज हमीद के खिलाफ यानी ये करप्शन के चार्जेस जो फैज हमीद के खिलाफ है, उससे बड़े चार्जेस तो जनरल कियानी के खिलाफ है और यानी बाजवा के खिलाफ है, जो लूट 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 के पूरी दुनिया उन्हें जानती है। लेकिन बात यह है कि कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ये चीजें चलती रहती हैं, बल्कि जिन्होंने एक्सपोज किया उनको उनका जो असर है आपने देखा कि किस तरह उन्हें तय तय किया गया। तो बात यह है कि ये खुद नवाज शरीफ साहब ने भी ज़ेबे दास्तान के लिए ये बात की थी। यानी उन्हें चूंकि और कुछ समझ में नहीं आता तो बयानिया उन्होंने किसी ने कहा जी बयानिया क्या होगा, तो उन्होंने बैठ के कहा जी अच्छा जी हमारा ये बयानिया होगा, हम लोगों को ये कहेंगे जी कि हम ये करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का बयानिया है जिस तरह हर पार्टी जो है इक़्तिदार में आने से पहले कहती है कि जी गवर्नर हाउस को हम यतीम खाना बना देंगे और इस्लामाबाद का प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसको हम एक यूनिवर्सिटी बना देंगे। फिर उसके बाद ना वो कभी यूनिवर्सिटी आपने बनती देखी है, ना आपने यतीम खाना बनते हुए देखा है। तो इसी तरह के बयानिए जो है वो आते रहते हैं कुछ दिनों के लिए। तो फैज हमीद और जनरल बाजवा के खिलाफ जो बयानात आ रहे हैं, ये दिल को खुश रखने का एक बहाना है। जवाब आ गया आरिफ सर, थैंक यू। अगर आप इमरान खान के हमायती हैं, उसको मानने वाले हैं, या उसकी पार्टी के या उसके चैरिटी नेटवर्क से किसी तरीके से मंसूब रहे, या एज ए पर्सनैलिटी आप उसको पसंद करते हैं एज ए हीरो क्रिकेट का, तो वो बैरून मुल्क तो बहुत ज्यादा लोगों की तादाद है। अंदरूनी मुल्क भी लोगों का के सेंटीमेंट बहुत ज्यादा हाई है। अब पूछना ये है आरिफ चौधरी साहब से कि ये जो साइफर का मुकदमा है, इनकी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में क्या है कि हमें तो पता है कि लेटर आया, वो डिमांड दिया गया, सिक्योरिटी अदारों ने माना, सब कुछ ये माजी की बातें हैं। लेकिन चूंकि अदालत में, हाई कोर्ट में ये मुकदमा है और एक जो अदालत जेल के अंदर, हरियाणा जेल के अंदर एक जज साहब है, उनको तैनात किया गया, वो इसको सुन रहे थे, उन्होंने फर्द जुर्म आयद कर दी। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी है और फिर जमानत भी नहीं हो रही है। तो फैसला किस तरह का मुतवक्को है और इसकी मैक्सिमम सजा क्या है? वकला ये कह रहे हैं कि मुकदमा ही नहीं है, लेकिन जज साहब ये कह रहे हैं कि इसकी जमानत भी हो सकती है क्योंकि आगे चलकर ये इसी तरफ जाएगा कि ये उम्र कैद है या ये यानी कि सजाए मौत है। तो आरिफ चौधरी साहब, विदाउट बीइंग वाइस, आप क्या समझते हैं कि कानूनी तौर पर, आपने तो इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, ये बहुत अरसे से ये चल रहा है, इसका कंक्लूजन, ये फैसला किस तरह का मुतवक्को है? देखें बात सीधी सीधी है, अगर तो मेरिट पे बहुत तो ये केस बनता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि साइफर जो भी है वो पहुंचा है प्राइम मिनिस्टर को मुख्तलिफ हाथों से होते हुए। तो साइफर कोई चिड़िया नहीं है जिसे पकड़ के कोई किसी के पास ले जाए। साइफर जो मैसेज है किसी जगह, किसी मुल्क के साथ आपका जो प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा, आपका सफीर जो है उसके साथ जो गुफ्तगू होती है, वहां की गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो पैगाम दिया जाता है वो पाकिस्तान के अंदर आता है। और पाकिस्तान के अंदर आने के बाद उसकी जुबान, उसका बयान, उसका अंदाज, उसमें दी गई जो मतन था वो इतना खौफनाक था कि जिस पे डिमार्च हुआ और उसको जैसे तब्बी कहते हैं या वार्निंग भी दी गई है, जो कुछ भी हुआ। तो इसके बाद उस 2-3 लोगों के यानी प्राइम मिनिस्टर भी 2 आए, उनके पास भी रहा, ये सारी बात हुई। लेकिन मसला क्या है, ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का कि जब उसके पास कोई साइफर पहुंचता है तो उसे डिसाइफर करे, उसे इजाजत दे कि इसे पब्लिक को मैंने बताना है। और इससे उसके पास खुद ही इख्तियार है कि वो जैसे चाहे वो करे। और यहाँ तो कैबिनेट से बाकायदा उसको अप्रूवल भी दी गई इसे डी क्लासिफाई करवाने के लिए। तो ऐसे केस में वो खास तौर पर जिसमें अवाम को ये कहा गया हो, मुल्क के यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहा गया हो कि अगर इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो उसके भयानक नतायज होंगे, और इसके अलावा और बहुत सारी बातें थी, तो उसका उसे हक पहुंचता है। तो केस जो बनाया गया है वो अपने अवाम से बात करें, उन्हें बताएं कि भी मुल्क के सालमियत को खतरा है, ये कहा गया है।
तो अब मामला ये है कि वो बिल्कुल एक ऐसा फजूल केस जिसकी कोई हैसियत नहीं है वो बना के, और उसके बाद फिर आपको इसलिए कि आम हालत में अगर अदालत में लेके जाए और मेरिट पे जाए तो वो चलाएगा नहीं केस, वो तो अपनी मर्जी। और आपने देखा कि भी अदालत में ये बात सवाल किया जा रहा है कि इस जज साहब की तकर्री किसने की, इसको इस मकसद के लिए किसने मुकर्रर किया, क्या हाईकोर्ट से इजाजत दी गई या नहीं। ये सारे सवालात है जो जवाब तलब हैं और उसका कोई जवाब गवर्नमेंट के पास नहीं है। मकसद इसका ये है कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तोशाखाना केस में वो शख्स जो इन्होंने चुन के लेके आए थे जो इमरान खान का दुश्मन था और उसको अदरवाइज भी बड़े लालच दिए गए और उसको बाद में देखा भी गया कि जिस दिन उसने फैसला किया उसके बाद उसे क्या इनामो करार दिया गया। उसी तरह बिल्कुल ये केस जो है इसमें इस जज साहब को मखसूस मकासद के लिए लाया गया है और उनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि आपने केस में सजा देनी है वो, और सजा जो है वो उम्र कैद का सोचा हुआ उन्होंने कि जी उम्र कैद देंगे, सजाए मौत तो नहीं लेकिन उम्र कैद जरूर देगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप मुझे अगर कहे कि मैं अनबायस्ड होकर क्या बात करूंगा, हमारा तो बायस किसी के खिलाफ है नहीं। मुझे तो बतौर केस के जब मैं उसे देखता हूं तो मैं नहीं समझता कि वो केस काबिल सजा है या इवन काबिल रफ्त भी है, वो मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन जब मैं रवैया देखता हूं अदालत का और उसे अदालत वालों को जिन्होंने ये अदालत लगाई है तो मुझे ये नजर आता है कि चाहे केस बनता है या नहीं बनता है उसमें सजा जरूर देंगे। ये आप अल कादर ट्रस्ट की कर रहे हैं, अल कादर ट्रस्ट के बारे में लोगों के बयान ट्रस्ट के वो जो 190 मिलियन पाउंड थे वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं पड़े हुए, इसमें मजा करें कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा है, इमरान खान के पास वो पैसे नहीं गए और उसके जब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा है तो उसमें जिसको ये चाहते हैं समझते हैं कि जी रिलीफ दिया गया वो है मलिक रियाज और उसे भी ये रिलीफ दिया गया कि ये जो पैसे उसने जमा कराने थे वो उसके वहां जब्त हुए थे, इन्होंने उसे बेनिफिट ये दे दिया कि जी आप पैसे जो है वहां जमा कराने की बजाय या अपनी वो जो जुर्माना अदा करना था उसने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पैसे जमा करवा दे। अब इमरान खान का मौकफ ये है कि उन्होंने ये कहा था कि ये पैसे उस एजेंसी ने कहा था कि अगर आप क्लेम नहीं करते तो ये पैसे जब्त हो जाएंगे ये वहां की स्टेट, तो इसलिए वो पैसे यहाँ दिए गए थे। अब अगर किसी को बेनिफिट ना हुआ हो तो ये बेनिफिट बराए बिल वास्ता ये निकालते हैं कि चूंकि ये बेनिफिट दिया था इस वजह से फिर इन्होंने इमरान खान को वो जमीन दी। अच्छा वो जमीन भी अगर इमरान खान ने अपने लिए दी होती तब भी बात बनती थी। अल कादर ट्रस्ट जिसके 2 ट्रस्टी हैं और उस ट्रस्ट का मतलब जो है वो एक यूनिवर्सिटी वहां बन रही है, काम शुरू हो गया है सारे का सारा, तो बात तो बनती नहीं है कहीं भी। लेकिन वही नैब जो थी जिसने इस केस को बनाने से इनकार कर दिया था इनसे पहले जो थे नैब के चेयरमैन पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड जो थे, लेकिन जब ये जनरल साहब आए तो इन्होंने जनाब उसमें तलब कर लिया। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ ये ध्यान में रखें कि ये सारी की सारी बहसें हम आपस में कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के कर रहे हैं, जो फैसला करने वाले हैं उनका कानून शनून से ये ताल्लुक नहीं होता। उन्होंने तो फैसले, मैंने तो वो रेफरेंस देखा था जो उनके खिलाफ आया था इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ, और मैंने उस वक्त के सेक्रेटरी लॉ से कहा, लॉ मिनिस्टर भी बैठा हुआ था, मैंने कहा जी ये कैसे आप इसे ग्रॉस कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट कहते हैं। किसी को नहीं पता था, इसकी वजह यह है कि किसी का ताल्लुक भी नहीं था, ऊपर से ही बन के आया था जिस तरह का भी बन के। तो ये सारी चीजें हमारी बदकिस्मती ये है कि ऊपर से ही आ रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है इसमें रगड़ दो उसमें रगड़ दो, मकसद जो है जलील करना। और फिर जो आपने फरमाया ना वो बात की बात है कि कल आने वाले इस वक्त वो चाहते हैं कि इलेक्शन कम अज कम जो है ना जब हो उस वक्त इमरान खान जो है वो मैदान में ना हो और उसको सजा दी जा चुकी और लोगों को यकीन आ जाए कि ये इमरान खान तो नहीं आएगा, आना है तो नवाज शरीफ ने, इसलिए लोग इमरान तो खान फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है, ये फरमाइएगा। बाहर से जो कहा जा रहा है और यही वजह है कि वो बाहर वाले नहीं मान रहे इस तरीकेकार को, इमदादें बंद हो रही हैं, ये बातें चल नहीं रही सारी की सारी। नहीं लेकिन इन इलेक्शन से मुल्क के अंदर इस्तेकाम तो नहीं आएगा। ये फरमाइएगा कि अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी, इलेक्शन कमीशन की इंटेंशन क्या और हमारे अदारों की इंटेंशन इस हवाले से क्या है, और फिर बल्ले का निशान क्या
बैलेट पर होगा या नहीं? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? अगर इस इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में हो और ये समझे कि इस पे एहतजाज नहीं होगा, लोग इन्हें मारेंगे नहीं या इनके साथ एहतजाज नहीं करेंगे, तो ये जाके पैसे जो है ना उनके लिए रख दें और वोट सारे यानी तादाद से भी ज्यादा निकल आए नवाज शरीफ के। और नवाज शरीफ साहब को वक्त से पहले जाके मुबारकबाद ये दे चुके हैं और देंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन कोई इलेक्शन कमीशन नहीं, वो गुस्से में बैठे हैं, उधार खाए बैठे हैं इमरान खान के खिलाफ। और इस ना देखें, मैं आपको एक आखिरी बात कर दूं, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, अगर आप हजारों से भी देखें, आप ये सवाल आप एक ही सवाल बन सकता है और वो सवाल उसका जवाब ये है कि जनाब ये सारे के सारे इदारे तय कर बैठे हैं कि जनाब इन्होंने इमरान खान को नहीं आने देना। और अवाम की ये जिद है कि वो कहते हैं हमने इमरान खान को लाना है। अब दरमियान में आप ये देख लें कि इलेक्शन का प्रोसेस है, वरना और फैसला करना है कि कौन सी कुव्वत ताकतवर है। अगर अवाम ताकतवर हुए और उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा जो है अमली तौर पर इलेक्शन में वोट डाल के किया इमरान खान के हक में, तो ये भाग जाएंगे। और अगर कमजोर हुए, ये कोशिश कर रहे हैं अवाम को कमजोर करने की कि वो इतने कमजोर हो जाए, इतना खौफजदा किया जाए कि वो निकल ना सके। तो अब ये मुकाबला अवाम और हुक्मरानों का है, तो नतीजा जो है वो खुद आप कानून या आइन के मुताबिक ये हो रहा है कि आजादी आजाद राय, वो वकला हो या वो साथी हो या एंकर हो, उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है? इसके नताइज क्या निकलेंगे? और किसी जमहूरी मुल्क में किसी आइन और कानून में ये चीजें तो है नहीं, और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? देखें, आपका ये प्रोग्राम इसी तरह जिस तरह रिकॉर्ड हो रहा है, अगर इसी तरह चल गया तो मेरे ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी, ऑफ एयर कर दिया जाएगा। तो ये है कि ये हुक्मरान जो है ना, उनका सीधा सीधा ताल्लुक होता है आपके जो हुक्मरान है उनसे। आपके इदारों के जो मालिक है ना, उन्हें पाकिस्तान से या अवाम से दिलचस्पी का तन नहीं है। उन्हें दिलचस्पी ये है कि उन्हें इश्तिहारात किससे मिलते हैं, मफादात किससे मिलते हैं, वो उनका और आपस में उनका एक ऐसा ताल्लुक है, चोली दामन का साथ है। तो इसलिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। कोई आपको इस वक्त मर्द मैदान नजर नहीं आ रहा कि जो ये कहे। आप देखें कहाँ का शाहदेव जैसा साफी जो है वो क्या दिखा रहा है, किस तरह की गलाजत उसने दिखाई। किसी को छोड़ कोई भी इससे बच नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि इससे बचेगा वो जिसके अंदर कोई थोड़ी बहुत गैरत और ईमान होगा, जो कहेगा कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये बहुत मुश्किल सा काम है। तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि वकला जो है वो तो बेचारे चूंकि शुरू से लेकर उनका ये है कि हमारा तो आप अगर आइन नहीं है तो और कानून नहीं है तो वकील क्या होगा। तो वकील तो आइन और कानून की वजह से है, उन्होंने हमने तो साथ देना ही देना है आइन और कानून का। लेकिन ये जो आपके इदारों में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह लोगों को कितने अच्छे अच्छे साफी है जिनको ऑफ एयर कर दिया गया है, तो मैं ये समझता हूं कि आपको भी यकीनन कर दिया जाएगा या कर दिया होगा। उसकी वजह ये है कि ये साफी और वकला जो है ये कौम के ज़मीर के तर्जमान होते हैं, नुमाइंदा होते हैं। जो कौम सोचती है वही ये अपनी जुबान पे लाते हैं। वकला अदालतों के अंदर जाते हैं, आप मीडिया में लोगों को दिखाते हैं, आप बिल्कुल आईना दिखा देते हैं। आप अगर कोई शख्स आईना लेके खड़ा हुआ है और उसमें शक्ल मुझे अपनी बदी नजर आ रही है, तो मैं उस शख्स को, आईने वाले को कत्ल कर दूं तो ये इंसाफ होगा? इस वक्त इस तरह का इंसाफ हो रहा है कि जो शख्स उन्हें ये बता रहा है कि हजूर ये जो आप कर रहे हैं कि ठीक नहीं कर रहे, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। पूरी दुनिया में आप देखें, बरतानिया में आप बैठे हैं, उसमें क्या फिजा है, पाकिस्तान के बारे में पहले क्या हालात थे। इस वक्त आपने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को कितना गंदा कर दिया है और किस हद तक उसका इमेज बर्बाद कर दिया है। जो शख्स इस तरह की बात बताएगा, कहेगा, उसे ताल्लुक तो आपको पाकिस्तान से है। वहां बैठे भी आप पाकिस्तान के लिए दर्द महसूस करते हैं और इस दर्द का इजहार आप जब अपने ज़मीर की आवाज के तौर पर नजर बाहर करेंगे तो आपको ऑफेयर कर दिया जाएगा। तो ये सारे का सारा अमल जो है, कहीं खुदा ना खास्ता ये सारा निजाम ना ऑफेयर हो जाए, इससे बचना चाहिए इन्हें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, अदलिया,
जमहूरियत, हालात, इलेक्शन के हवाले से आपने अपना तजिया दिया। ये बस एक गोरख धंधा है, लेकिन हमारी जिंदगी की ये चीजें हैं जो हमने इसके खिलाफ खड़ा होना है, और जो अदरवाइज राइट वे है उसके लिए आवाज उठानी है, हिम्मत नहीं हारनी। आपकी जरूरत को भी सलाम और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।